हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में, यानी कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले अंग्रेज़ों का जब यहाँ पे राज था तो उस समय पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा है वो किस प्रकार से चल रहा था, क्या हालत था उस समय पे उसका, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक ना। और इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देख लिया कि अंग्रेज़ों के समय पे इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था, क्या लेवल था उसका, बहुत ही नीचे था, है ना। कभी भी उन्होंने हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया, केवल अपने बारे में वो सोच रहे थे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि आखिर क्या हाल था एग्रीकल्चर सेक्टर का अंग्रेजों के टाइम पे। देखते हैं शुरुआत से क्या लिखा हुआ है इसमें। इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस। जब इंडिया में अंग्रेजों का कंट्रोल था उस समय पे, तो उस समय पे 80% जो इंडिया का पॉपुलेशन है ना, 80%, सोचिए 100% में से केवल 15% कम है इसमें। तो जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था तो उस समय पे इंडिया के 100% पॉपुलेशन में से 85% पॉपुलेशन केवल और केवल गाँवों में रहते थे। गाँवों में, सोचिए ये बहुत बड़ी बात थी उस समय पे। और गांव में रह रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का, यानी कि खेती बाड़ी ही करेंगे वो। आपको और क्या मिल सकता है गांव में करने को, है ना। अधिकतर तो काम आपको उसी में मिलेगा। इसीलिए अधिकतर लोग उस समय पे हमारे खेत में जुड़े रहते थे और इसीलिए हम लोग उसको कृषि प्रधान देश भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग उसमें जुड़े हुए रहते थे, ठीक ना। तो 85% लोग उस समय पे पूरी तरीके से गाँवों में रहते थे एंड डिराइव्ड लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। और उनका जो जीवन यापन चलता था, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण, घर में क्या आज बनेगा क्या नहीं बनेगा, यानी कि पूरी तरीके से जो उनका जीवन चर्या था ना, उसका जो जीवन चलता था वो डायरेक्टली आप कह सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली कह लीजिए, वो एग्रीकल्चर से ही चलता था। यानी कि खेती बाड़ी ही उनका एकमात्र जरिया था उस समय पे। नहीं खेती करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, कोई आप पे ध्यान देने वाला नहीं है, क्योंकि अंग्रेज तो केवल अपने से मतलब रख रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया उस समय का बात। और यहाँ पे क्या था, कुछ सिस्टम भी उन्होंने लॉन्च किया था अंग्रेजों ने इंडिया में। क्या सिस्टम था देखिए। द वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ है ना, जमीन से मिला जुला, जमीन से ताल्लुक रखने वाला कुछ नियम कानून को भी उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि यहाँ पे उन्होंने लगाया था। तो पहला सिस्टम हमारा है जमींदारी सिस्टम, ठीक ना। क्या है जमींदारी सिस्टम, देखते हैं। तो ये जमींदारी सिस्टम भी हमारा अंग्रेजों के द्वारा ही उस समय पे लाया गया था। देखते हैं क्या है जमींदारी सिस्टम। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द दैन बंगाल प्रेसिडेंसी, प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स। तो आज हम लोग आज के दौर में जो हमारे ईस्ट साइड में, जैसे बंगाल हो गए हमारे, है ना। बंगाल के बगल में देखा जाए तो फिर असम हो गया। असम के बगल में फिर देखा जाए तो थोड़ा सा हमारा बिहार का भी पार्ट पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है बिहार का पार्ट ईस्ट साइड में, है ना। ये हो गया। फिर से और भी मतलब बंगाल के आसपास का जो हमारा एरिया है, उस समय पे हमारा हुआ करता था वो बंगाल प्रेसिडेंसी, मतलब कि बंगाल से अंग्रेज इंडिया पे कंट्रोल किया करते थे। हालांकि बंगाल भी था हमारा, मद्रास भी था, अलग अलग जगह था जहाँ से कि ब्रिटिश इंडिया पे पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे, अपना हुकूमत चलाते थे। तो उस समय पे बंगाल प्रेसिडेंसी में, यानी कि बंगाल से ही उन्होंने जमींदारी सिस्टम को लॉन्च किया था। और ये आज बंगाल वाला सिस्टम जो है ना हमारा ईस्ट साइड में पड़ता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जमींदारी सिस्टम बंगाल प्रेसिडेंसी से उन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि आज के दौर में ईस्ट साइड के कुछ स्टेट हमारे आते हैं उसके अंदर में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द जमींदार्स वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ऑनर्स ऑफ द सॉइल। तो जो जमींदार हुआ करते थे ना उस समय पे, वो जमींदार किसी भी जमीन का, किसी भी जगह का वो परमानेंट ऑनर होता था, यानी कि उसका वो मालिक होता था। जमीन से वर्ड निकला है हमारा जमींदार, है ना। तो जमीन का मालिक यानी कि जमींदार। तो उस समय पे जमींदार जो होते थे वो जमीन के असली मालिक हुआ करते थे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट क्या है। आपके बुक में जब आप बुक को पढ़ेंगे ना तो एक आपको वर्ड मिलेगा रेवेन्यू सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है देखिए। जमींदार्स वेयर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। अब देखिए, उस समय को जो जमींदार हुआ करते थे ना, जो ज़मीन के मालिक होते थे उस समय पे, उनके पास 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन नहीं होता था। उनके पास 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा ज़मीन होता था। इतना ज़्यादा ज़मीन होता था, यानी कि इतना बड़ा ज़मीन हुआ करता था ना कि आज के दौर में एक सोसाइटी उसमें बस जाए, एक छोटा सा शहर उसमें बस जाए, इतना ज़मीन उस समय पे लोगों के पास
होता था। लेकिन अंग्रेज भी बड़ा चालाक था, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास ज़मीन है तो ज़मीन तो तुमको फ्री में देंगे नहीं हम, तुम ज़मीन रखो कोई बात नहीं है, तुम ज़मीन रख लो, लेकिन ज़मीन के बदले में तुम हमको लैंड रेवेन्यू दो, मतलब कि टैक्स दो। यदि आपके पास मान लीजिए सपोज यदि आपके पास 100 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघे में से तुम 100 रुपया दोगे, यानी कि 100 बीघा ज़मीन तो 100 × 100 आप कर दीजिए, है ना। तो इस प्रकार का आपके पास उस समय पे सिस्टम चलता था। हालांकि कुछ और उस समय पे चलता होगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा जमींदार को, देखो तुम्हारे पास ज़मीन तो ठीक है, तुम ज़मीन रखो, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए तुमको, है ना, लेकिन ज़मीन के बदले में तुम हमको क्या दो, लैंड रेवेन्यू दो, यानी कि टैक्स दो, ज़मीन के बदले में टैक्स दो, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो जमींदार्स वेयर कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स। अब देखिए, जमींदार के पास ज़मीन है तो क्या वो अकेले खेती करेगा क्या? नहीं ना, उसके बस का बात ही नहीं है कि वो 100 बीघे पे अकेले खेती कर पाए। तो वो क्या करता था, जिस जिस इंसान को खेत की ज़रूरत है ना खेती करने के लिए, वो उसको रेंट पे देता था। ठीक है, तुम 10 बीघा ले लो, तुम 10 बीघा ले लो, तुम 20 बीघा ले लो, अपना जाओ खेती करो, और खेती करने के बाद उसका कुछ रेंट जो है ना, लैंड का रेंट हमको आके दे देना। तो यहाँ पे सिस्टम देखिए कैसे चलता था। जमींदार अपना ज़मीन रेंट पे देता था छोटे मोटे किसानों को, इससे जो ये रेंट लेता था फिर टैक्स के रूप में वो अंग्रेजों को देता था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो गंदा तरीका ये था कि जमींदार लोग जरा सा भी किसानों पे दया नहीं करते थे। मान लीजिए यदि किसी किसान का फसल इस बार खराब हो गया, वो अच्छी तरीके से फसल नहीं कर पाया, किसी कारणवश से उसका फसल खराब हो गया, बारिश हो गया, कीड़ा मकोड़ा लग गया, है ना, बाढ़ आ गया, इस प्रकार का, लेकिन जमींदार को रेंट चाहिए ही चाहिए। ये सिस्टम उस समय पे था। आपका किसी भी प्रकार का हालत हो, आपका खेती नहीं हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो, उससे जमींदार को मतलब नहीं था, आपको रेंट देना है तो देना ही है। तो जमींदारी सिस्टम हमारा पहला सिस्टम हो गया, उसके द्वारा निकाला गया। उसके बाद फिर एक और सिस्टम उन्होंने निकाला था जो कि बहुत ही अच्छा भी था, आप कह सकते हैं, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया, यानी कि कॉमर्शियली इसको कर दिया। इसका मतलब क्या देखिए, तो मीनिंग ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। देखिए, पहले क्या होता था ना, भारत में पहले लोग खेती अपने लिए खुद करते थे, यानी कि अनाज उपजाएं और उसके फैमिली मेम्बर जितने भी है वो उस अनाज को खा लेंगे, यानी कि अपने ज़रूरत के लिए ही वो लोग पहले खेती करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि अब आप खेती केवल अपने लिए नहीं करेंगे, उन सभी लोगों के लिए करेंगे जिनको कि अनाज की ज़रूरत है। जैसे देखिए, अब जो बहुत अमीर घर के इंसान हैं, जैसे मान लीजिए उस समय का यदि हम लोग बात करें तो उस समय पे हमारा जो टाटा बिरला ये सब हुआ करते थे, उस समय तो बिरला उस समय पे खैर नहीं था, लेकिन टाटा कंपनी उस समय पे था, टाटा स्टील कंपनी हमारा था। तो क्या टाटा के जो मालिक थे उस समय पे, क्या वो जाके खेती करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, लेकिन उसको भी खाने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए। लेकिन किसान करते क्या थे, केवल अपने लिए उपजाते थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब तुम केवल अपने लिए नहीं उपजाओगे, तुम बाकी के लिए भी उपजाओगे। हाँ, अब ये होगा कि तुम उपजाओगे फसल, तुमको जितना ज़रूरत है तुम अपना रख लेना, उसके बाद जो ज़्यादा बच जाएगा ना उसको जाके मार्केट में बेच देना। तो यही है हमारा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मेनली हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग अपने लिए तो खेती करते थे पहले, लेकिन अब हम लोग अपने लिए खेती नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत होगा हम लोग अपना अनाज रख लेंगे और जो बचेगा उसको जाके हम लोग मार्केट में बेच देंगे। और ये सिस्टम आज तक चलता है ना। स्वाभाविक सी बात है, यदि ऐसा नहीं चले ना तो लोग जी भी नहीं पाएंगे, जीवित भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यदि उसको अपने लिए ही केवल चाहिए तो अपने लिए केवल वो उपजाएंगे, लेकिन यदि वो अनाज को बेचेंगे तो उसके पास पैसे आएंगे और पैसे से वो कोई दूसरा काम कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब। आगे बढ़ते हैं फिर। फार्मर्स वेयर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री। अंग्रेज भी बड़ा चालाक आदमी था, उन्होंने कहा कि अब केवल फसल तुम अपने के लिए नहीं उपजाओगे, बाकियों के लिए भी उपजाओगे, तो वही यहाँ पे है कि फार्मर्स वेयर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री। मतलब ये कि अंग्रेजों ने किसानों को फोर्स किया, उन्होंने उनको ज़बरदस्ती कहा कि देखो तुम जो है ना अब मेरे लिए केवल और केवल कैश क्रॉप उपजाओगे। अब सवाल ये है कि कैश क्रॉप क्या है? चलो एक लाइन और लिखा हुआ है, पहले उसको समझ लेते हैं। कैश क्रॉप्स वेयर यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। देखिए, कैश क्रॉप हमारे ऐसे फसल होते हैं ना जो कि ज़्यादा वैल्यू आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल चाय
चाय आप थोड़ा सा खरीदेंगे मार्केट से ना, आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। चाय हो गया, इंडिगो हो गया, ओपियम, ओपियम मेनली हमारा एक नशीला पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अफीम, है ना। तो ये हो गया हमारा, फिर से कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये सारा हमारा क्या कैश क्रॉप है। मतलब कि इसका वैल्यू जो है ना, डिमांड जो है, इसका प्राइस जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। तो अंग्रेज इन सभी को फोर्स करते थे कि देखो तुम मेरे लिए खेती करो और खेती करने के बाद तुम हमको ये सारा सामान बेच देना, हम खरीद लेंगे और तुमको हम पैसा दे देंगे। तो यहाँ से ये सिस्टम इंडिया में चालू हो गया कि लोग अपने लिए अब केवल खेती नहीं कर रहे थे, अपने लिए जो खेती कर ही रहे थे, उनको जितना ज़रूरत था वो तो रख ही रहे थे, इसके साथ ही साथ मार्केट में वो बेचते भी थे। और बेचते थे तो अंग्रेज खरीद लेते थे, अंग्रेज नहीं खरीदते थे तो कोई दूसरा इंसान खरीदता था, है ना। तो ये हमारा चलता था उस समय पे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और ये आप चाहें तो इसका नोट्स भी बार बार स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपके एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है और बिल्कुल एक सिस्टमेटिक रूप में बनाया गया है, आप देख ही पा रहे होंगे, है ना। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि फैक्ट्री वैक्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या हाल था अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।